अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है एमडी कैट का वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये यूनिट 3 से है, फोर्स एंड मोशन, एंड लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। और जो हमारा एमडी कैट होता है उसमें भी इसके बहुत सारा एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। और उसकी वजह यही है कि इस टॉपिक के अंदर एक तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर मैथमेटिक्स है, तो उस मैथमेटिक्स में रिलेशंस जो है वो गिवन है, जिन रिलेशंस की बेसिस पर एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से समझना है, और हम इसकी जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस के जरिए देखेंगे कि ये रिलेशंस किस तरह से हमारे लिए यूजफुल होंगे। तो देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन की सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन विच अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जो एक ही वक्त में दो डायमेंशंस को इस्तेमाल करेगा। और वो दो डायमेंशंस क्या है? वो दो डायमेंशंस है, फर्ज करें एक्स और वाई। तो अगर मैं एक मोशन को यहाँ ड्रॉ करूं जो इस तरीके से है, तो अगर आप देखें तो इसमें एक्स एक्सिस भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें वाई एक्सिस भी इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें हर पॉइंट पर इस मोशन पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो इसे अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ। तो जी की जो वैल्यू है या जी की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो ऐसे मोशन जिसके अंदर एक ही वक्त में दो डायमेंशन इस्तेमाल हो और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, ऐसे मोशंस को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसके अंदर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है। जैसे मोशन ऑफ फुटबॉल टू हाई ट्रेजेक्टरी, जब फुटबॉल को शूट किया जाता है तो उसका जो मोशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। और अगर आप देखें तो इसके अंदर फिर से उसी तरह दो एक्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एंड हर पॉइंट पर ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड। इसी तरीके से मोशन ऑफ मिजल्स, मोशन ऑफ एथलीट्स, ये सारे जो है आगे मैं कोई डायग्राम्स दिखाऊंगा जिसके अंदर हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन की जो प्रोजेक्ट्रीज है उसको स्टडी करेंगे। तो देखें, ये एक मैंने डायग्राम है जो मैंने बनाई है इस प्रोजेक्टाइल मोशन को शो करने के लिए। इसमें एक बेसबॉल है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रही है, और इसके अंदर दो डायमेंशन इस्तेमाल हो रही है। देखें, मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। तो दो मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन एक्स डायरेक्शन में है एंड वर्टिकल मोशन वाई डायरेक्शन में है। और इस बेस बॉल पे हर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ जी जो है उसकी, जी जी की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड। ये देखें, जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब ये मोशन जो है जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। उसके सेंटर में भी मैंने ये लिखा हुआ है कि जी की वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड है। अब अगर देखा जाए तो इस वक्त जब ये बेस बॉल यहाँ से लॉन्च की जाएगी तो इसके पास दो वेलोसिटीज हैं। इस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एक्स कहते हैं, इस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई कहते हैं, वी नॉट एक्स वी नॉट वाई। और क्योंकि इसके पास दो वेलोसिटीज है, इस वजह से ना तो ये एक्स में जाएगी ना ये वाई में जाएगी, बल्कि ये इस डायरेक्शन के अंदर जो इसका रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। अच्छा, जब ये मोशन परफॉर्म कर रही होगी अपवर्ड, तो इसकी स्पीड क्या होगी? स्लो डाउन। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ जी है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ये वैल्यू ऑफ जी इसकी स्पीड में चेंज ले आएगा, और बॉडी यहाँ से इस हाइट तक आने में अपनी स्पीड को कम करती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर पहुंचकर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, जो कि ये वाली वेलोसिटी है, ये इस पॉइंट पर पहुंचकर जीरो हो जाएगी। और इस जीरो का मतलब ये है नो वर्टिकल मोशन एट द टॉप। अब यहां से और ऊपर ये बॉडी मूव करके नहीं जा सकती, लेकिन इसके पास अभी भी एक वेलोसिटी मौजूद है जो कि एक्स की वजह से, और वो एक्स वाली वेलोसिटी इसको मूव करके आगे लेकर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप ऑफ द मोशन पर
इस प्रोजेक्टाइल मोशन के पास सिर्फ एक वेलोसिटी बचती है और वो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, जीरो। फिर ये बॉडी मूव करके आती है आगे, एंड देन जी की वैल्यू की वजह से ये डाउनवर्ड मूव करती है, और इसकी डाउनवर्ड मोशन की वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर पहुंचकर इसके पास फिर से दो वेलोसिटीज होती हैं, एक्स एंड वाई। यानी कि यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, जिससे ये आकर डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो अगर देखा जाए तो इस पूरी डायग्राम से हमें एक बात ये पता चलती है कि जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है दो पॉइंट पर। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट टू पॉइंट्स। और वो दो पॉइंट्स कौन से हैं? तो वो दो पॉइंट्स हैं, एक इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग, और एक एंडिंग पॉइंट जहां पर ये लैंड करेगी। तो जिस जगह से टेक ऑफ कर रहा है वो पॉइंट, और जिस जगह पे ये लैंड कर रहा है वो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके पास दोनों कंपोनेंट्स होंगे, वी एक्स भी एंड वी वाई भी। यानी कि इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पर इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी, और वो पॉइंट है इसका मैक्सिमम पॉइंट। वेलोसिटी इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट, इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट। और इस हाइट पर पहुंचने के बाद, क्योंकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है जीरो, वी वाई का मैग्नीट्यूड हो जाता है जीरो, एंड हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी बचती है वी एक्स, जिसे हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा, अब इसकी कुछ जो है वो रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं कि ये क्या है। देखो जी, ये एक गेम है, आप सबने खेला होगा। इसे हम एंग्री बर्ड गेम खेलते हैं तो कहते हैं, और बड़ा मजे का गेम है। इस गेम में अगर आप देखें ना, तो मैं इसको स्मॉल करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से जो है वो चलता है। तो देखिए, ये आपके पास है। इस गेम में आपने देखा होगा कि, मैं इसको आगे करके देखिए, ये देखें, जब इसको प्ले किया जाता है तो उसमें डिफरेंट एंगल्स पर हमें इसको क्या करना होता है, मूव करवाना होता है। और हमें पता है कि अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसको फेंकना चाहते हैं तो हमें ऐसा इसके अंदर डिस्टेंस या एंगल रखना होता है जिस एंगल पर ये जाकर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे या मैक्सिमम रेंज कवर करे। तो ये देखें, इस पॉइंट पर हम इसको स्ट्रेच करते हैं डिफरेंट एंगल्स पर, और स्ट्रेच करने की वजह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाकर जाता है। ये देखें, ये देखें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाकर जाता है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिफरेंट एंगल्स पे हमारे पास रेंजेस डिफरेंट होंगी, हाइट डिफरेंट होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा। और इसी चीज को भी हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ जाता हूँ, और आप इसको जरूर खेलिएगा और उसके बाद फिर देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो अपनी रेंजेस, हाइट और टाइम को चेंज करता है। अच्छा, ये कुछ चार डायग्राम्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को शो करने के लिए। पहले डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर ये जो एक बाइकर है और वो स्टंट्स शो कर रहे हैं अपने पूरे मोशन में। और इसके पास इसी वक्त दो डायमेंशन इस्तेमाल हो रही है, एक एक्स डायरेक्शन के अंदर और दूसरा इसके अंदर वाई डायमेंशन के अंदर। तो ये दो डायमेंशन इस्तेमाल होते हुए, ये देखें, ये एक्स एक्सिस वाली हो गई और ये वाई एक्सिस वाली हो गई। और इस के मोशन में हर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ जी जो है वो इसे अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और दो डायमेंशन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन के अंदर आपको लिखवाया था कि टू डायमेंशनल मोशन विच अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली इस बंदे को देखें तो ये इस बॉल को ड्रॉप कर रहा है इसके अंदर, और इसमें भी वैल्यू ऑफ जी डाउनवर्ड है, दो डायमेंशन इस्तेमाल हो रही है, एक्स एक्सिस भी एंड वाई एक्सिस भी।
इसी तरीके से इसे स्पोर्ट्स के अंदर भी आप जानते होंगे कि यही प्रोजेक्टाइल मोशन है, और ये कैनन बॉल को हिट किया जाए तो इससे भी जो मोशन बनेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और हमारी जो डेली लाइफ के अंदर हम ज्यादातर स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन स्पोर्ट्स के अंदर मैक्सिमम जगहों पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ही एनालाइज कर रहे होते हैं, विजुअलाइज। इवन क्रिकेट मैच के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो किसी भी प्लेयर का अगर वो स्टैटिस्टिक्स शो कर रहे होते हैं तो कुछ एनिमेशन फॉर्म होती है, जिन एनिमेशन के अंदर वो बताते हैं कि इन्होंने सिक्स जो लगाया था तो उसकी रेंज कितनी थी, उसने कितनी हाइट कवर की थी, और इसी तरीके से फोर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। वो सारी चीजें जो होती हैं वो फिर एनिमेशन के तौर पर आपको कुछ कुछ देर बाद वो दिखाते रहते हैं कि इन्होंने ये हिट किए थे। और वो सारी चीजें जो प्रोजेक्टाइल मोशन से बनाई जाती हैं, जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी आपको पता हो, आपको रेंज पता हो, हाइट पता हो और एंगल्स पता हो, तो आप उसके प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ डायग्राम्स है, इसके अंदर देखें इस बॉल को थ्रो किया जा रहा है डिफरेंट एंगल्स पर। तो अगर आप देखें ब्लू लाइन की रेंज जो है वो कम है, फिर ग्रीन लाइन की जो रेंज है वो ज्यादा है, येलो वाली रेंज ये है, और सबसे ज्यादा रेंज जो है वो क्या है, रेड। इसका मतलब डिफरेंट एंगल्स के ऊपर अगर आप रेंज को कैलकुलेट करते हैं तो आपको डिफरेंट रेंजेस हमें मिलती हैं। और ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने घर में भी। आप पौधों को पानी दे रहे हो पाइप के जरिए, तो आप देखते हैं कि अगर आप ज्यादा दूर पानी को फेंकना चाहते हैं तो आप जो पाइप है उसका एंगल चेंज करते जाते हैं, और आप जो देखते हैं पानी की जो रेंज है वो डिफरेंट होती जाती है। इसी तरह ये फुटबॉलर है, और ये फुटबॉल को हिट कर रहा है। देखें, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों इस्तेमाल हो रहा है, जबकि ये मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने शो की है प्रोजेक्टाइल मोशन की, विजुअलाइजेशन के लिए आपको सेंस मिल जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली है क्या। अब आते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन की असल एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए जी, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए आपने सबसे पहले तीन अजम्पशंस करनी है। वो अजम्पशंस क्या है? जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहे होंगे तो हमने तीन बातें इनिशियली इग्नोर करनी है। और वो बातें क्या है? सबसे पहली बात यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते वक्त एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा -b, जिसे हम -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, अब ऐसा ऐसे ऐसा क्यों है कि हमने ए को -b ले लिया है? तो देखें, इसमें ऐसा है कि अगर कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रही हो तो हम उसकी एक्सेलरेशन को माइनस में लेते हैं, और अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही हो तो हम उसकी एक्सेलरेशन को प्लस में ले लेते हैं। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में तो एक ही वक्त के अंदर बॉडी अपवर्ड भी जा रही है और डाउनवर्ड भी आ रही है। तो इस वजह से हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों के लिए एज्यूम ये कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो आपने क्या लेना है, -9.8। दूसरे जो एजम्पशन है वो ये है कि रोटेशन ऑफ अर्थ को आपने कंसीडर नहीं करना। रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी, इसको आप इग्नोर कर दोगे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि देखें, अगर अर्थ रोटेट कर रही है और हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए है, तो फर्ज करें कि जैसे ये मेरे पास मैप पे पाकिस्तान है, और मैं यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च करता हूँ। वो मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल है, हवा में तो कोई 3-4 घंटे या 5 घंटे बल्कि इवन 6 घंटे भी ट्रेवल कर सकता है। तो 6 आवर्स में अगर हम रोटेशन ऑफ अर्थ को भी कंसीडर कर रहे हो, तो हम जानते हैं कि अगर हमने मिसाइल को हिट किया और हमने रोटेशन ऑफ अर्थ को हमने कंसीडर नहीं किया हुआ, तो जिस पॉइंट पे आपने टारगेट किया, फर्ज करें ये टारगेट है हमारा ए, तो जहां पे आपने इसे टारगेट किया, तो अगर तो आपने रोटेशन ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं किया तो ये प्रोजेक्टाइल जाकर इस टारगेट पे नहीं गिरेगा बल्कि किसी और पॉइंट पे गिरेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ 6 आवर्स में अपना एंगल चेंज कर लेगी, रोटेट हो जाएगी उस पॉइंट पे। तो इस रोटेशन की वजह से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खराब हो जाएगा। तो इस स्टेज पर हम इस रोटेशन ऑफ अर्थ को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। और तीसरी बात जो आपने अज्यूम करनी है वो ये है कि हमने एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे इग्नोर कर दी है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो खराब हो जाएगा। एयर रेजिस्टेंस जो है वो इग्नोर हो जाएगी। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे हम क्रिकेट मैच भी खेलते हैं तो
ये आपके पास एक बाउंड्री, ये आपके पास टच है, और ये बाउंड्रीज हैं दो। तो बाउंड्री ए और बाउंड्री बी, अगर फर्ज करें कि विंड वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है और आप शॉट लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो आप जानते हैं कि अगर विंड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और आपने बॉल को इस तरफ शॉट किया है, तो इस विंड वेलोसिटी की वजह से इसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो खराब हो सकता है, क्योंकि हवा इसको रिजिस्ट करेगी और ये उस बाउंड्री तक इजीली नहीं जा सकता। यानी कि आपने इसको वेलोसिटी तो इतनी दी, आप इनिशियल वेलोसिटी और एंगल के साथ वो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल मोशन आंसर गलत देगा। उसकी वजह यह है कि विंड वेलोसिटी एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है। लेकिन यही बात अगर आप इस तरफ करें कि अगर आप इस तरफ वेलोसिटी को किसी बॉल को हिट करें, तो क्योंकि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और आपने बॉल भी इसी डायरेक्शन में हिट की है, तो आपने अगर स्मॉल वेलोसिटी भी दी है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा विंड वेलोसिटी की वजह से, तो इसलिए एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खराब हो जाता है। हमने इन तीन बातों को एज्यूम करना है, और याद रहे ये बातें होती जरूर हैं, लेकिन हम इस स्टेज पर इसको इग्नोर कर देते हैं। बाद में हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, तो फिर हम एक एक करके इन अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि अगर रोटेशन ऑफ अर्थ हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, अगर एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, और अगर हम एक ही वैल्यू को जी माइनस में ना लें तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा। तो देखें, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तस्वीर है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने तीन चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं। एक तो रेंज, एक हमने इसकी कैलकुलेट करनी होती है हाइट, और एक हमने इसकी कैलकुलेट करनी होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको कितना टाइम लगेगा, और जितना टाइम इसको इस हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको वापस आने में भी लगेगा। यानी कि ये दोनों हाइट आपस में सेम होंगी, और अगर इन दोनों हाइट टाइम्स को आपस में ऐड कर दिया जाए तो ये होगा टी प्लस टी, जिसे हम कहते हैं 2t। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी टाइम है, इस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर तक वो बॉडी जो है वो हवा में रही है, उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको हमने कर लिया, यानी कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। एक रेंज जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक हाइट जो कि वर्टिकल डिस्टेंस है, और एक टाइम ऑफ फ्लाइट जो इस पूरे मोशन को डिफाइन करेगा कि कितना टाइम इसको लगा है इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो वेलोसिटीज है वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसको मैं लिख देता हूँ। ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है वी नॉट एक्स, जिसे हम कहते हैं वी कॉस थीटा। आप कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं? अगर मैं यहाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बता देता हूँ कि अगर कोई भी वेक्टर है ए, ना तो एक्स में ना वाई में, तो इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते थे, एक ए एक्स और एक ए वाई। क्योंकि ए के साथ एंगल बनता है थीटा, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम ए कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंपोनेंट ऑफ एक्स है। और ए वाई को हम ए साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए है। तो ये ए एक्स और ए कॉस थीटा, ए वाई ए साइन थीटा हम यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज इस्तेमाल करते हैं। वी नॉट एक्स वी कॉस थीटा के बराबर, और वी नॉट वाई वी साइन थीटा के बराबर। ये इनिशियल वेलोसिटीज है आपके मोशन की। जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो मैंने आपसे कहा था कि एक वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वो है वी वाई, लेकिन एक वेलोसिटी बचेगी जो कि है वी एक्स, जो इसको आगे की तरफ मूव कराएगी। जब ये आकर यहाँ पर लैंड करेगा तो अगेन इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक वेलोसिटी होगी वी वाई और एक वेलोसिटी होगी वी एक्स। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, जीरो नहीं होती। मिनिमम का मतलब ये है कि इसके पास एक्स तो है लेकिन वी वाई नहीं है, तो इस वजह से हम कहते हैं मिनिमम। अगर हम सिर्फ वाई की बात करें तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। अच्छा, आप देखें, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर दो डिफरेंट डायमेंशंस यूज करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट इक्वेशन लिखेंगे। तो मैंने जैसा आपको कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन इन विच इट इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें दो डायमेंशंस में एक आ जाएगी आपके पास हॉरिजॉन्टल, तो जो इक्वेशंस होंगी वो भी दो बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। तो अब यहाँ पर एक बात
वो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है प्रोजेक्टाइल का, वो नॉन एक्सेलरेटेड होता है। इस बात को भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो नॉन एक्सेलरेटेड होता है, इसका मतलब ए एक्स बराबर होता है जीरो पे। एंड वर्टिकल मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड होता है। और मैंने जैसे आपको बताया ए वाई बराबर है किसके, माइनस बी के। ये हमने ज्यूम कर लिया 9.8 ग्रेविटी है, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो क्यों है? देखिए, दो केसेस हो सकते हैं जिनके अंदर ए की वैल्यू जीरो। या तो कोई बॉडी रेस्ट में हो तो भी एक्सेलरेशन उसका जीरो होता है, या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो भी उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन वाली बात जो है वो हमारे केस के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे केस में बॉडी रेस्ट में नहीं है। तो इसलिए एक्सेलरेशन या जीरो रेस्ट की वजह से तो नहीं हो सकता। तो फिर बचा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है वो इसमें यूनिफॉर्म होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो वेलोसिटी हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। तो इस केस के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो वी एक्स है, फाइनल वेलोसिटी, वो हमेशा बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी के। और क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो अब हॉरिजॉन्टल मोशन क्योंकि नॉन एक्सेलरेटेड है, इसमें जो भी इक्वेशंस हम इस्तेमाल करेंगे वो सारी नॉन एक्सेलरेटेड होंगी। और वर्टिकल मोशन क्योंकि एक्सेलरेटेड है तो जो भी इक्वेशंस हम इस्तेमाल करेंगे वो सारी की सारी एक्सेलरेटेड होंगी। तो आप जानते हैं कि जो एक्सेलरेटेड इक्वेशन और नॉन एक्सेलरेटेड इक्वेशन, तो नॉन एक्सेलरेटेड इक्वेशन एक ही है, एस इज इक्वल्स टू वी टी। अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है। जबकि नॉन एक्सेलरेटेड इक्वेशन आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन है। पहली इक्वेशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड तीसरी इक्वेशन टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब आप देखें कि इन तीन इक्वेशंस में हर जगह एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। ये एक्सेलरेशन, यहां पर एक्सेलरेशन, यहां पर एक्सेलरेशन। तो इन इक्वेशंस को हम वर्टिकल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड है, हॉरिजॉन्टल मोशन नॉन एक्सेलरेटेड है। तो उसके लिए हम सिर्फ ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। अच्छा, देखिए, किसी भी मोशन को पढ़ने के लिए तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। वो तीन बातें क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको डिस्प्लेसमेंट के जरिए उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। और फिर आपको उसका एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो अगर ये तीन बातें आपको पता है तो आप उसके मोशन को बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन। तो अब मैंने ये तीनों बातें, तीन दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस के लिए लिखनी है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। डिस्प्लेसमेंट मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं, नॉन एक्सेलरेटेड इक्वेशन है, एस इज इक्वल्स टू वी टी। अब फॉर द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन हॉरिजॉन्टल मोशन, एस की जगह मैं यहां इस्तेमाल करूंगा रेंज। एस की जगह आ जाएगा आर। वी आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसे हम लिख देंगे वी नॉट एक्स। और टी आपके पास क्या है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम यहाँ पर टी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये टी जो है वो टाइम है ऊपर जाने का और नीचे आने का, जिसे हम कैप टू टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब अब अभी हम पढ़ रहे होंगे इनकी इक्वेशंस को अलग अलग, तो फिर उस टाइम हम इस टी की कैलकुलेशन करके यहाँ पर पुट करेंगे तो रेंज आ जाएगी। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने इक्वेशन इस्तेमाल की। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, तो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल मोशन क्योंकि नॉन एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब इसमें जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भी इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि कंपोनेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा। फिर आपके पास आ जाता है एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नॉन एक्सेलरेटेड इक्वेशन है तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा? जीरो। तो हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन तो बड़ी आसान सी है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है। अब आते हैं वर्टिकल मोशन पे। तो वर्टिकल मोशन में सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखनी है डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखने के लिए
हमने नॉन एक्सेल सॉरी एक्सेलरेटेड इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है। अब आप देखें ये तीन इक्वेशन मेरे पास मौजूद है, कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिससे मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? तो आप जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है और थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है। तो मैं इन दोनों को इस्तेमाल करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं अभी इसको थर्ड इक्वेशन से सॉल्व कर लेता हूँ। 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब यहां पर देखिए ये इक्वेशन मेरे पास मौजूद है और इस इक्वेशन के जरिए मैं इसकी हॉरिजॉन्ट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल में वो एक्चुअली क्या है? हाइट है। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू एच के बराबर है। तो अब अपने केस के लिए अगर मैं ये काम करूं तो मैंने आपको बताया वर्टिकल मोशन के लिए एक्सेलरेशन को माइनस जी लेते हैं, तो मैं लिखूंगा माइनस का 2g, एस की जगह आ जाएगा एच, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है वर्टिकल की, फाइनल वेलोसिटी है वी वाई ये लिखा हुआ, और इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट वाई ये लिखा हुआ। तो मैं अपने केस के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन पुट करूं तो ये हो जाएगा वी वाई का स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई का स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो इस इक्वेशन के जरिए हम हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल मोशन कैलकुलेट इसका कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं एच। जब हम इसकी आगे डेरिवेशन देखेंगे तो उसके अंदर हम एच के जरिए इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास दूसरी जो चीज आती है वो है वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखें वेलोसिटी के लिए पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन मौजूद हैं, लेकिन हम इसके अंदर पहली इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये आसान है। तो अगर आप देखें तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अपने केस के लिए इसको करें तो वी एफ यहाँ पर क्या है? वी वाई के बराबर, ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल्स टू वी आई किसके बराबर? वी नॉट वाई के, ये आ गया वी नॉट वाई, ए की जगह माइनस जी और ये हो गया टी। और इस टी की जगह हम कैपिटल टी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये टाइम है ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि हमने अपने मोशन को सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ हाइट के लिए काम कर रहे हैं, वर्टिकल मोशंस के लिए। और तीसरे में फिर आपके पास आ जाता है एक्सेलरेशन, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है जिसके लिए हमने अज्यूम किया हुआ है कि ए बराबर है माइनस जी के, जिससे हमने माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया। तो देखिए जिस तरीके से मैंने अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकाला है नॉन एक्सेलरेटेड इक्वेशन यूज करके एंड एक्सेलरेटेड इक्वेशंस यूज करके, अब हम इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके इनकी हाइट, जैसा कि ये लिखा हुआ है मैक्सिमम हाइट, इसकी रेंज और इसका टाइम, ये चीजें अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद इसकी कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे।